आज हम इसमें बात करेंगे वाष्पीकरण एवं उसके प्रकार के बारे में। आखिर वाष्पीकरण क्या होता है और इस वाष्पीकरण के जो है प्रकार कौन कौन से हैं, इसके बारे में आज हम इसमें जानेंगे। देखिए, वाष्पीकरण क्या होता है। वाष्पीकरण जैसे हम अंग्रेजी में वेपोराइजेशन कहते हैं, हम इसे इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि किसी द्रव का गैस अवस्था में परिवर्तन होने की क्रिया को वाष्पीकरण अर्थात वेपोराइजेशन कहते हैं। उदाहरण के लिए इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम गीले कपड़ों को धूप में बाहर सूखने के लिए डालते हैं तो धूप द्वारा या अन्य भौतिक कारकों द्वारा गीले कपड़ों में जो जल मौजूद होता है वह धीरे धीरे द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलने लगता है और गीले कपड़ों में से जल गैसीय अवस्था अर्थात वाष्प में परिवर्तित होकर उड़ जाता है और गीले कपड़े सूख जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे कि वाष्पीकरण के प्रकार के बारे में। आखिर वाष्पीकरण कितने प्रकार का होता है। देखिए, वाष्पीकरण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, जो कि इस प्रकार है। इसमें हमारा पहला आता है वाष्पन, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं इवेपोरेशन, तथा दूसरा है क्वथन, जिसे अंग्रेजी में बॉइलिंग कहते हैं। ये दोनों ही वाष्पीकरण के प्रकार हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे वाष्पन अर्थात इवेपोरेशन की। वाष्पन एक प्रकार की जो है भौतिक क्रिया है, जिसमें जब किसी द्रव को वायु में खुला रख दिया जाता है तो वह धीरे धीरे गैस अवस्था में परिवर्तित होकर वायुमंडल में उड़ने लगता है या विलीन होने लगता है और इसे ही वाष्पन कहते हैं। इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे जब थोड़े से जल को एक प्लेट में रखकर वायु में रख दिया जाता है तो वह कुछ समय बाद समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार जब हम गीले या भीगे हुए कपड़ों को बाहर हवा में धूप में सूखने के लिए फैलाते हैं तो गीले या भीगे कपड़ों में उपस्थित जल वाष्पन के द्वारा द्रव से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होकर उड़ जाता है और हमारे कपड़े जो है सूख जाते हैं। अतः वाष्पन को हम इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि प्रत्येक द्रव सामान्य ताप पर धीरे धीरे गैस अवस्था में परिवर्तित होता रहता है और इस क्रिया को ही वाष्पन अर्थात इवेपोरेशन कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे वाष्पन की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों की। देखिए, वाष्पन एक प्रकार की भौतिक क्रिया है जो निम्न कारकों द्वारा प्रभावित होती है और ये कारक निम्न प्रकार के हैं। जैसे ताप, दूसरा है सतही क्षेत्रफल, तीसरा है वायु की गति, चौथा है वायु में उपस्थित आर्द्रता और सबसे लास्ट का है हमारा द्रव की प्रकृति। तो सबसे पहले हम बात करेंगे द्रव की ताप की। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं ताप की। देखिए, ताप वाष्पन की क्रिया को बहुत अधिक प्रभावित करता है। यदि किसी द्रव का ताप बढ़ाते हैं तो उस द्रव का वाष्पन अधिक तीव्र गति से होता है और यदि ताप घटाते हैं तो वाष्पन की गति कम या मंद गति से होती है। तो वाष्पन की गति अगर मान लो अगर यदि द्रव का ताप अगर घटा दें तो वाष्पन की गति जो है कम या मंद होने लगती है। इसके बाद हमारा दूसरा कारक आता है सतही क्षेत्रफल। यदि द्रव का सतही क्षेत्रफल अधिक है तो वाष्पन तीव्र गति से होता है और यदि सतही क्षेत्रफल कम है तो वाष्पन कम या मंद गति से होता है। यही कारण है कि जब फर्श पर जब पानी फैल जाता है तो उस पर पोछा लगाने से फैले हुए द्रव अर्थात पानी का सतही क्षेत्रफल बढ़ जाता है और वाष्पन अधिक तीव्र गति से होने लगता है और फर्श सूख जाता है। इसके बाद तीसरा कारक है वायु की गति। जब वायु की गति तीव्र होती है तो वाष्पन तीव्र गति से होता है और जब वायु की गति कम होती है या वायु का प्रवाह होता नहीं है तो उस स्थिति में वाष्पन कम या मंद होता है। उदाहरण के तौर पर जब कभी धूप नहीं निकलती है तो कभी कभी वायु के तीव्र प्रवाह के कारण भी गीले या भीगे कपड़े सूख जाते हैं। और इसके बाद अगला कारक है आर्द्रता। देखिए, आर्द्रता भी वाष्पन की क्रिया को प्रभावित करता है।
सबसे पहले हम यह समझते हैं कि आंतता है क्या। देखिए, वायु में उपस्थित जल की मात्रा को ही आंतता कहते हैं और वायु में जल वाष्प के रूप में उपस्थित रहता है, ठीक है। और अधिक आर्द्रता में वाष्पन कम होता है, जबकि कम आर्द्रता में वाष्पन अधिक होता है, ठीक है। यही कारण है कि नम्न वायु में वाष्पन कम और शुष्क वायु में वाष्पन अधिक होता है। साथ ही वाष्पन की गति द्रव की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। जैसे कुछ द्रव जैसे पेट्रोल व ईथर तेजी से वाष्पित होते हैं। वाष्पन के इस गुण को वाष्पशीलता अर्थात वोलेटिलिटी कहते हैं। जिन द्रवों का वाष्पन शीघ्रता से होता है उनकी वाष्पशीलता अधिक होती है, अर्थात ये द्रव अधिक वाष्पशील अर्थात मोर वोलेटाइल द्रव होते हैं। अतः ऐसे द्रव जो वाष्पशील होते हैं उनका वाष्पन अधिक तीव्र गति से होता है, जबकि ऐसे द्रव जो वाष्पशील नहीं होते हैं जैसे जल, तो उनका वाष्पन धीरे धीरे या कम या मंद गति से होता है। उदाहरण के लिए जैसे एक बर्तन में पेट्रोल लें जो कि वाष्पशील द्रव है और दूसरे बर्तन में जल लें जो कि एक अवाष्पशील द्रव है, तो सामान्य ताप पर सबसे पहले वाष्पशील द्रव पेट्रोल का वाष्पन तीव्र गति से होगा, जबकि जल जो कि एक अवाष्पशील द्रव है उसका वाष्पन अत्यंत मंद गति से होगा। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि वाष्पन की क्रिया में द्रव का ताप कम हो जाता है। यही कारण है कि जब मिट्टी के मटके में जल भर कर रखते हैं तो मटके की बाहरी सतह द्वारा जल का वाष्पन होता है और जिस कारण मटके में भरे द्रव अर्थात जल का ताप कम हो जाता है और मटके का जल ठंडा रहता है। इसके बाद हम बात करेंगे क्वथन अर्थात बॉइलिंग की। देखिए, बॉइलिंग अर्थात क्वथन, जिसे सामान्य भाषा में हम उबलना भी कहते हैं। क्वथन को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे जब किसी द्रव को गर्म करते हैं तो उसका ताप बढ़ता है। द्रव का ताप बढ़ाते रहने पर उसके वाष्पन की गति बढ़ती है या कहीं कि उसकी गति जो है बढ़ती रहती है। वाष्पन की क्रिया सतही होती है अर्थात द्रव की सतह पर स्थित अणु गैस अवस्था में परिवर्तित होते रहते हैं। ताप बढ़ाते रहने पर एक स्थिति ऐसी आती है कि द्रव के न केवल सतह के अणु बल्कि सतह के भीतर के अणु भी तेजी से गैसीय अवस्था में बदलने लगते हैं और इस कारण सारे द्रव में बुलबुले उठने लगते हैं। इस स्थिति में द्रव का ताप स्थिर रहता है और इस पूरी क्रिया को ही क्वथन कहते हैं और इसे ही सामान्य भाषा में द्रव का उबलना भी कहते हैं। अतः इसे हम इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं, जब द्रव का ताप बढ़ाने पर जब संपूर्ण द्रव तेजी से गैस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है तथा उसमें बुलबुले उठने लगते हैं तो इस क्रिया को ही क्वथन अर्थात बॉइलिंग कहते हैं या इसे द्रव का उबलना भी कहते हैं। अब बात करते हैं क्वथनांक अर्थात बॉइलिंग पॉइंट की। कोई भी द्रव जिस ताप बिंदु पर उबलता है या ये कहें कि उसका क्वथन होता है, वह बिंदु या मान उस द्रव का क्वथनांक अर्थात बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है तो यह तापमान जल का क्वथनांक अर्थात बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है, तो इसमें आज बस इतना ही।